हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो है आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की आज की क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों के लिए मैथ की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की गई थी। मैथ हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और आपका पेपर वन यानी वर्तमान भारतीय समाज, इन सब की आपको स्पेशल क्लासेस दी गई हैं। यानी टॉपिक से संबंधित जो है आपको पहले टॉपिक क्लियर कराया गया है, फिर क्वेश्चंस भी कराया गया है और आपका विज्ञान भी चलाया गया है जी। हालांकि सारा सब्जेक्ट अभी कवर हो गया है, आपका 4 सब्जेक्ट हो गया है। मैथ का हो गया है, इंग्लिश का हो गया है, पेपर वन और आपका विज्ञान यानी वर्तमान भारतीय समाज, ये 4 आपके क्लियर हो गए हैं। अभी जो है आपका 3 सब्जेक्ट और बचा हुआ है। तो वो 3 सब्जेक्ट हम जल्द से जल्द क्लियर आपका करा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा, समझिएगा फिर से कि इतनी क्लासेस आपकी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं की हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस वहां पे अरेंज व्यू में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, पेपर वन का हो गया है क्लास आपका। हमने इसका 3 मैराथन लिया है। 3 मैराथन में आपको सारी की सारी चीजें कवर कराई गई हैं। ठीक है, मैराथन हो गया है आपका, और वो हो गया है आपका एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है, और अतिलघु हो चुका है। पेपर वन की बात थी ये। अब देखते हैं मैथ, यानी मैथ में जो है इसमें आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आयत और वर्ग हो गया, बारंबारता हो गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता हो गई, ठीक है, रैखिक समीकरण हो गया। ये सब आपको टॉपिक पहले पढ़ाया गया है, पूरा अच्छे से समझाया गया है, फिर उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। मैथ बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आया है तो क्लासेस पहले आप कर लीजिए। 1-2 घंटे आप अभी भी समय है, 1-2 घंटे निकाल के वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट करिएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा। सेम प्रोसेस ये भी इंग्लिश का है। इंग्लिश से जहां से आपको ज्यादा मार्क्स आते हैं, जैसे आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया, वहां पे मैंने आपको सारे टॉपिक क्लियर कराए हैं, चाहे एक्टिव वॉइस हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डिग्री ऑफ कंपेरिजन हो, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब मैंने करा दिया है। और प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हुआ आपका मैथ और इंग्लिश और पेपर वन की बात। अब हम आते हैं, देखते हैं हिंदी। तो हिंदी में भी मैंने आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर कराया है, इसलिए ये टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया गया है ताकि एग्जाम टाइम आपको प्रेशर ना बने। ठीक है, अभी आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप उसी से क्या करिए, 1-2 बार देखिए, अच्छे से रिवीजन करिए, फिर आपने जो है चाहे सीरीज से पढ़ना है, चाहे नोटबुक से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आप फिर उसको रिवीजन के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंस। तो साइंस में आपकी 3 क्लासेस, वैसे तो आपका बहुविकल्पी अतिलघु तो कराया गया है, लेकिन साइंस की 3 क्लासेस स्पेसिफिकली आपको दी गई है। जैसे फिजिक्स है पहला, फिर आपका क्या है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री, और फिर है आपका बायो। ये 3 क्लासेस प्रोवाइड की गई है। फिजिक्स में जितने टॉपिक हैं, जितना क्वेश्चंस बनता है वो कराया गया है। केमिस्ट्री में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो कराया गया है, और सेम यही आपका बायो में भी है। तो साइंस की 3 क्लासेस आपको कराई गई है मैराथन के रूप में। आप ये सारी क्लासेस अच्छे से कर लेते हैं तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा होगा। इन सब क्लासेस को आप एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद खुद की सीरीज ले लीजिए या नोट्स ले लीजिए, जैसे भी आपको पढ़ना है वैसे आप अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिए। कोई भी जो है परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास वक्त कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 7 दिन बहुत एनफ है, क्योंकि आप शुरू से 10 दिन पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट की है। जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी अगर आज की डेट में शुरू करता है तो वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है विदाउट एनी बैक। ठीक है, बशर्ते आपको सारी क्लासेस अच्छे से करनी है, सिर्फ वीडियो चला के छोड़ नहीं देना है, उस पे पूरा माइंड फोकस करना है। ईयरफोन लगा लीजिए और मोबाइल को ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छे से आपको हर चीज समझाया गया है, उसको ऑब्जर्व करिए, एक बार वीडियो को देख के समझिए, फिर चीजें आप सीरीज से आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अब वो नोट्स से तो पढ़ नहीं सकते ना, उनके पास इतना समय है कि वो नोट्स बनाए, तो वो सीरीज को ही प्रेफर करें, सीरीज से ही वो पढ़ें। ठीक है, और सीरीज से पढ़ने के पहले एक बार वीडियोस हमारी देख ले, क्योंकि सीरीज में बहुत सारी मिस्टेक है, तो आपको सीरीज
में करेक्शन भी कराया गया है। ठीक है, तो ये था जानकारी एग्जाम से संबंधित कैसे पढ़ाई करनी है। अब हम अपने जो है क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लासेस जरूर कर लीजिएगा, आपका प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी मेंशन कर दिया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक मैसेज करिए टेलीग्राम में, आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा विथ योर सोल्यूशन। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको तुरंत का तुरंत दे दिया जाएगा। इतनी आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी जा रही है, इतना आपको मतलब कि यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सके और आपका भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं अपना जो है, ये पेपर 2 है आपका, प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम जिस तरीके से आपने मैथ और साइंस, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाया है, सेम उसी प्रोसेस से आप प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो गया, पेपर 1 और पेपर 5 यानी सामाजिक विज्ञान, तो ये सब आप पढ़ा दीजिए। तो पेपर 1 कंप्लीट हो गया है, अब हम पेपर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर 5 यानी सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। 2 दिन में आपको सारा कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा ताकि आप 1 हफ्ते में चीजें बार बार रिवाइज करें और अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाए, और एग्जाम टाइम आप बेफिक्र होके जाके पेपर दे के आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या है? देखिएगा, आपका जो 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र क्या है, तो आपका जो ये आज्ञा पत्र है, ये बहुत चीजों से संबंधित था। मतलब इस आज्ञा पत्र में क्या क्या था, पहले ये समझेंगे, उसके बाद देखते हैं। आज्ञा पत्र में क्या था, व्यापार से संबंधित था, ठीक, शिक्षा से संबंधित था, बहुत सारी चीजों के विषय में यह आज्ञा पत्र जो है ये संबंधित था। तो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अंडरलाइन करा दिया जाएगा, आप एग्जाम में वही लिखिएगा। ठीक, लेकिन पढ़ने को तो बहुत कुछ है, एग्जाम के पॉइंट से क्या जरूरी है वो हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखते हैं, देखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है, किसमें, चार्टर अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश अधिपत्यों पर ब्रिटिश संप्रभुता को पुनः स्थापित किया। यानी 1813 का जो ये आज्ञा पत्र था, उसमें जो है भारत में ब्रिटिश ने क्या किया, फिर से अपना जो है ब्रिटिश शासन पुनः क्या किया, स्थापित कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, चाय, अफीम एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 1813 और 1833 का आज्ञा पत्र है, उसमें क्या था कि ब्रिटिश ने क्या किया था कि चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ जो भी उसका व्यापार था, चाहे चाय हो, चाहे अफीम हो, चाहे चीन हो, सॉरी, चाहे चाय का हो, चाहे अफीम का हो, यह जो भी व्यापार था ब्रिटिश का चीन के साथ, उसको उसने क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चाय को छोड़ चाय को छोड़कर और सारी वस्तुओं के लिए उसने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट से ये हमारा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा संबंधी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम शिक्षा से संबंधित देख लेते हैं। हालांकि यहाँ लिखा नहीं गया है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसके अलावा ये आंसर लिख सकते हैं। देखिएगा, 1813, ठीक, 1813 के 21, ये जो है आपका 1813 के 21 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद। ठीक है, समझिएगा थोड़ा, इसलिए नहीं लिखा गया कि यहाँ पे समझाया जाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 18 के 21 वर्ष बाद क्या हुआ कि 1833 में, किसमें, ये 1800, सॉरी, देखिएगा, 1813 के 21 वर्ष बाद यानी 1833 में, 1813 में क्या होगा, 21 वर्ष बाद ही तो आपका 1833 आया है।
तो 1833 में क्या हुआ कि आपका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र, ठीक, नया आज्ञा पत्र 1833 जारी किया, 1833 जारी किया, ठीक है। पहले ये समझिएगा कि ये दोनों मतलब संबंधित ही है। 1813 का जो 1813 का जो आज्ञा पत्र था, उसके बाद 21 वर्ष के बाद, ठीक, 1833 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि नया आज्ञा पत्र 1833 जारी किया, ठीक। अब देखिए इस जो आज्ञा पत्र है, यह जो आज्ञा पत्र है, इसका क्या उत्तरदायित्व था या इसका क्या मेन काम था। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक तो ये था कि क्या किया था ब्रिटिश ने, चीन के साथ चाय और अफीम की व्यापार छोड़ दिया और भारत के साथ जो है व्यापार के लिए क्या किया कि संलग्न हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 1833 का आज्ञा पत्र है, इसमें हम दो चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहला क्या कि इसने चीन के साथ क्या किया, व्यापार खत्म कर दिया और भारत के साथ व्यापार शुरू कर दिया, और चाय को छोड़कर, चाय की जो है व्यापार भारत के साथ नहीं होता था। एक पोर्शन तो हमने ये पढ़ा। अब हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं ये देखिएगा शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। 1813 के 21 वर्ष बाद 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र 1833 जारी किया, ठीक। अब देखिए इस आज्ञा पत्र में क्या है समझिएगा। इस आज्ञा पत्र में इस आज्ञा पत्र में कंपनी का यह उत्तरदायित्व था, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व था, यह उत्तरदायित्व था कि वह अपने द्वारा, ठीक है, अपने द्वारा शासित प्रदेशों में, ठीक, किसमें, अपने द्वारा शासित प्रदेशों में, समझिएगा, शासित प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करें, ठीक है, क्या करें, उचित, हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी है ना, थोड़ा मैं बोल देती हूँ एक बार फिर से समझ लीजिएगा, शिक्षा की उचित व्यवस्था करें, ठीक। एक बार फिर से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ, नहीं तो फिर इतना जरूरी नहीं था। समझिएगा कि सन 1833 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या थे। अभी मैंने बताया कि आपका जो ये आज्ञा पत्र है 1833, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक तो शिक्षा संबंधित पॉइंट हो गया, दूसरा जो है वो व्यापार संबंधित जो है पॉइंट हो गया। तो हमें शिक्षा संबंधित पॉइंट ही लिखना है क्योंकि यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा का विकास पढ़ रहे हैं ना, तो शिक्षा से संबंधित जो आंसर है वही हम लिखेंगे। हालांकि नॉलेज के लिए आप इसको भी जान सकते हैं। तो देखिएगा 1813 के 21 वर्ष बाद यानी 1833 में 1813 के 21 वर्ष बाद, ठीक है, कितना, 21 वर्ष बाद ना, 3 1 4 2 1 3 1834 हो गया, तो फिर भी देख लीजिएगा 20 वर्ष बाद देख लीजिएगा अपना, इसमें थोड़ा मैनेज कर लीजिए, 20 वर्ष बाद, ठीक। क्या है आपका 1813 एवं 1833 का जो आज्ञा पत्र था, उसमें जो है लगभग 20 या 21 वर्ष बाद जो है उसमें क्या हुआ कि 1833 में, किसमें, 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र 1833 जारी किया, ठीक है, नया आज्ञा पत्र 1833 जारी किया। अब देखिएगा इस आज्ञा पत्र में क्या था कि कंपनी का यह उत्तरदायित्व था, यानी कंपनी का यह फर्ज था कि वह अपने द्वारा शासित प्रदेशों में, मतलब कि जहां पे ब्रिटिश का जो है शासन है, जिन प्रदेशों में ब्रिटिश का शासन है, वहां पे क्या किया जाए कि शिक्षा की, यानी शिक्षा की क्या की जाए, उचित व्यवस्था की जाए, ठीक। यही आप आंसर लिखिएगा, ये जो है आपका व्यापार वाला आंसर मत लिखिएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है इससे ज्यादा ये आंसर इफेक्टिव है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, फिर से समझ लीजिएगा। जो आपका सन 1813 एवं 1833 का आज्ञा पत्र है, उसमें क्या था कि 1813 के 20 या 21 वर्ष के बाद 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया, नया आज्ञा पत्र 1833 जारी किया। ठीक, अब इस आज्ञा पत्र में क्या था, इस आज्ञा पत्र में जो है कंपनी का यह फर्ज था, यानी यह उसका कर्तव्य था कि जहां पे वह ब्रिटिश का शासन हो रहा है, यानी जो ब्रिटिश शासित प्रदेश है, जिन प्रदेशों में ब्रिटिश द्वारा शासन किया जा रहा है, उन प्रदेशों में क्या करे, शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन के पीछे मैंने इतना टाइम दिया है तो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करके देख लेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। कम शब्दों में पहले ये समझेंगे, बाल अधिकार मतलब बच्चों का अधिकार। ठीक, ये है। अब देखते हैं इससे संबंधित आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम सन 2009 में पारित हुआ था। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, तो 2009 में पारित हुआ था। ठीक, देखिएगा, जो आपका बाल अधिकार है ना, उससे संबंधित जो है बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए जो है बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह पारित हुआ था, कब, 2009 में। ठीक, अब देखते हैं वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष के ऐसे लगभग 90 लाख बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में कम से कम 90 लाख बच्चे हैं जिनकी उम्र कितनी है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, वह क्या करते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 45 में उन बच्चों के लिए जो अधिनियम पारित किया गया है उसमें क्या है कि अनुच्छेद 45 में, यानी आर्टिकल 45 में जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन अनुच्छेद 21 में 21 अ को जोड़कर बालकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। देखिएगा, बच्चों का अधिकार यानी बाल अधिकार इसलिए बनाया गया कि बहुत सारे बच्चे, ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि वह शिक्षा जो है ग्रहण नहीं कर पाते थे। ठीक है, उनसे बाल श्रम यानी बाल मजदूरी कराई जाती थी, उनसे काम कराया जाता था। जिनका परिवार बहुत, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो उनको क्या करते थे, वह शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। ठीक, हालांकि इसके पहले भी आपके अनुच्छेद बने हुए थे, जो है कानून बने हुए थे। ठीक है, धाराएं में भी था आपका, अनुच्छेद में भी था, लेकिन 2009 में क्या किया गया कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। कब, 2009 में। ठीक है, तो क्यों किया गया, ताकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अच्छे से दी जा सके। फिर से समझते हैं, आपका जो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन सन 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष के ऐसे लगभग बच्चे हैं, जो कितने हैं, 90 लाख बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। ठीक, इन्हीं को शिक्षा देने के लिए क्या बनाया गया, ये अधिनियम बनाया गया। देखिएगा, आपका जो अनुच्छेद 45 है ना, उसमें जो है यह मेंशन था, यानी इसमें यह बातें मेंशन की गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको क्या होगा कि सरकार निशुल्क यानी बिना किसी फीस के उनको प्राथमिक शिक्षा जो है, यानी जो है 6 से 14 बच्चे क्या होते हैं, 1 से 5 तक के सारे बच्चे होते हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा क्या कराई जाएगी, फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, ये तो आपका अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था, लेकिन 21 अनुच्छेद 21 में 21 अ जोड़ दिया गया।
21 अ को जोड़कर क्या किया गया कि यह बालकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया, मतलब ये बच्चों का अधिकार हो गया। किसमें जोड़ा गया? आपका 21 अ में। और ये आपका 86वीं यानी 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये 21 का ए जो है जोड़ा गया था। ठीक, तीन यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। एक तो हमने देखा कि बाल अधिकार से हम समझते क्या है। ठीक है, आपका जो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वो 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा कि अनुच्छेद 45 में क्या है कि सभी बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया। ठीक, और फिर अनुच्छेद 21 जो है 21 ए में जो है क्या किया गया कि जो इनको 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उनको निशुल्क और प्राथमिक शिक्षा जो प्रोवाइड की गई थी वही इनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, और आपका चौथा क्वेश्चन ये बना कि जो आपका 21 का अ है वो कब जोड़ा गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और ये 5वां आंसर तो आपका इसका 5वां क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 5 आंसर बनाए हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा आपका जो प्राथमिक विद्यालय होता है वहां पे क्या होता है? विद्यालय प्रबंध समिति होती है यानी एसएमसी होती है। तो उसका गठन क्या है और कार्य का उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य क्या है। समिति के गठन एवं कार्य कार्य हम देखते हैं कि एसएमसी का कार्य क्या होता है। एसएमसी का फुल फॉर्म होता है आपका विद्यालय प्रबंध समिति। क्या होता है? विद्यालय प्रबंध समिति यानी स्कूल प्रबंध का। देखिए स्कूल हो ये यस हो जाता है, ये यम हो जाता है, ये सी समिति यानी कम्युनिटी। ठीक, एसएमसी ऐसे देख लीजिएगा। प्रबंध का इंग्लिश अभी हाल में याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं अपना हम कार्य क्या होता है। एसएमसी का कार्य क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय में जो आपका एसएमसी है यानी विद्यालय प्रबंध समिति है उसका क्या कार्य होता है? पहला कार्य हम देखते हैं विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना। यानी जो एसएमसी के सदस्य हैं, ठीक है, एसएमसी में जो सदस्य हैं उनका जो विभिन्न कार्य है, ठीक, उनका जो कार्य है वो सबसे पहले ये है कि स्कूल के आसपास यानी विद्यालय के आसपास में या जो विद्यालय जिस गांव में है वहां पे 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं यानी 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका क्या करना? विद्यालय में एडमिशन कराना। ठीक है, समझ में आया एसएमसी का क्या कार्य है। पहला कार्य हमने क्या पढ़ा कि जो स्कूल है उसके आस पड़ोस में या जो स्कूल जिस गांव में स्थित है वहां पे जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के जो स्कूल नहीं जाते हैं उनका स्कूल में एडमिशन कराना। ठीक, या विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराना। ठीक, दूसरा देखते हैं हम एसएमसी का कार्य विद्यालय में अध्यापक की नियमितता तथा अभिभावक के साथ बैठक व बालकों के विषय में जानकारी देना होता है। देखिएगा एसएमसी का एक कार्य क्या है कि वह विद्यालय के जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं उस पे भी वो क्या करे? देखभाल के कि अध्यापक नियमित आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और अभिभावक के साथ बैठक व अभिभावक के साथ बैठक यानी जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, ठीक, इन सब में भी वह शामिल हो। और जो बालक हैं एसएमसी में क्या होता है ना कि एसएमसी में जो है कुछ जो मेंबर होते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं। ठीक, अभी हम यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एसएमसी का कार्य क्या होता है? विद्यालय में ये देखना कि अध्यापक जो है नियमित रूप से अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं, हमारे बालकों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं। और क्या करना है कि टीचर्स जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसके बारे में प्रोवाइड वो उस बैठक में शामिल होना और बच्चों के बारे में सारी जानकारी टीचर्स को देना। ठीक, ये आपका एसएमसी का दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य है एसएमसी विद्यालय में बन रहे एमडीएम की भी जानकारी रखना होता है कि मेनू के अनुसार बन रहा है या नहीं। यानी एसएमसी का एक कार्य ये भी है जो स्कूल में मिड डे मील बन रहा है
उसका ये भी जानकारी रखना कि हाँ, जो मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना वहां पे बन रहा है कि नहीं, यानी बच्चों को जो है मेन्यू के अकॉर्डिंग मिड डे मील में भोजन दिया जा रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये आपका कार्य क्या है, एसएमसी का कार्य है। अब हम देखते हैं जो एसएमसी है आपका प्रबंध समिति है, उसका गठन यानी उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। ठीक, इसके गठन में निम्न लोग रहते हैं, समझिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है। अध्यक्ष जो होता है, ठीक, चार लोग होते हैं, अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्य। ठीक, आपका जो अध्यक्ष होता है ना एसएमसी का, यानी प्रबंध समिति संगठन का जो अध्यक्ष होता है, वो वही होता है जिनका बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है। जिस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स ही आपके प्रबंध समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, और जो प्रबंध समिति का सचिव होता है वो आपका प्रधानाचार्य होता है, स्कूल का जो प्रधानाचार्य होता है वो जो क्या होता है, सचिव होता है। ठीक, और सदस्य कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि एसएमसी का कार्य विद्यालय में अध्यापक की नियमितता तथा अभिभावक के साथ बैठक व बालकों के विषय में जानकारी देना होता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब एसएमसी यानी जो आपका प्रबंध समिति है उसका जब मेंबर पेरेंट्स ही हैं तो क्या करते हैं, वो विद्यालय में तो देखेंगे ही कि हाँ टीचर्स रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं। और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसके जब वो होगा तो वो बच्चों के बारे में क्या करेंगे, टीचर्स को जानकारी देंगे कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बच्चों की इतनी प्रोग्रेस हुई है, बच्चे की ये शिकायत है। तो ये सब क्या है, आपकी जो है एसएमसी का ये सब मुख्य कार्य है। समझ में आ गया, एसएमसी के गठन में कौन कौन लोग होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन या तो फिर ये क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है, यानी आपका जो प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा है इसकी योजना क्या है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, योजना से संबंधित मैंने आपकी दो क्लास कराई हैं। जिनके पास बुक होगा, मैं अभी बता दे रही हूँ, जो पढ़ने में बहुत मतलब कि परेशान है कि कहाँ से पढ़े, जिनके पास बुक है वो जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है योजना से संबंधित है, उसमें अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसका सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने 2 मैराथन क्लासेस कराई हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने बुक से पढ़िए, लेकिन चीजें कम समय में ज्यादा नंबर ले आना तो आप यही करिए। ठीक है, हालांकि मैं अब अगली क्लास में उसमें छांट छांट के जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, जिनके पास बुक है वो लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें जाके योजना वाले जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे पढ़ लें और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है, तो समझते हैं। आंसर देखिएगा, वर्तमान समय में सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभी जो है हाल ही में क्या करा जा रहा है, सरकार के द्वारा क्या चलाया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, जिससे अशिक्षा को दूर किया जा सके। यानी जो सरकार के द्वारा ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, इसके द्वारा क्या है कि सभी बालक बालिका क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान योजना के अधीन एनपीईजीईएल प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्त से पिछड़ी बालिकाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक, ये जो आपका प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना है ना, ये आपका एनपीईजीईएल ही है, इसी का फुल फॉर्म आपका ये है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जो है वो मैराथन क्लास कर लीजिए। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस 2 वीडियो को मेंशन कर दूंगी, आप एक बार देख लेंगे ना तो सिर्फ 2 घंटे का टाइम देना है, आपका 10 नंबर तैयार, फुल गारंटी के साथ। ठीक है,
क्योंकि ये फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो सब चीजें बच्चों को पसंद आई है, बच्चों के लिए बहुत इफेक्ट है, फीडबैक मिला हुआ है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं। ठीक, तो समझिएगा आपका जो ये प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना है वो है क्या। ठीक, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं NPE GEL। इसी का फुल फॉर्म है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है आपका NPEGEL का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे बहुत सारा पूछा गया है BEP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब मैंने उस वीडियो में सारी की सारी चीजें पढ़ा रखी है। यहाँ पढ़ाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और चीजें सब मिक्स हो जाएंगी तो कंफ्यूजन होगा। समझिएगा फिर से, आपका जो है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, जिससे क्या हो रहा है कि अशिक्षा को दूर किया जा रहा है, यानी जो बच्चे शिक्षित नहीं है उनको भी शिक्षित किया जा रहा है। ठीक, और सर्व शिक्षा अभियान में अभी जो वर्तमान में एक योजना जोड़ी गई है वही है आपका NPEGEL। ठीक, तो इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत यानी प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर किस पे, प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्त करना है। और किसको सहायता प्राप्त करना है, पिछड़ी बालिकाओं को, ये स्पेशली बालिकाओं के लिए है। इस पिछड़ी बालिकाओं के लिए है जो क्या कर रही है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ऐसी पिछड़ी बालिकाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है। समझ में आया, फिर से समझिएगा। का जो प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना है, इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ऐसी बालिकाओं को जो पिछड़ी हैं, ठीक, जो अशिक्षित है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको क्या करना है, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक, अब देखते हैं इस कार्यक्रम का क्या है मेन उद्देश्य। यह कार्यक्रम खास तौर पर, यहाँ खास तौर पर उन जिलों के विकास खंडों में चलाया जा रहा है, यानी यह कार्यक्रम जो है, यानी ये जो आपका योजना है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, उन जिलों उन जिलों के विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां कम से कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की है। इसमें निम्न कार्यक्रम संस्था चलाती है। ठीक, जैसे मीना मंच, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिलाई कढ़ाई। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये NPEGEL है, ये ऐसे लोगों, ऐसी लड़कियों के लिए जो है चलाया जा रहा है योजना, जिसमें क्या है, जो बालिकाएं बहुत ही पिछड़ी हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो जाति के रूप से, चाहे वो वर्ग के रूप से है। ठीक, और वो अशिक्षित है, उन्हीं को क्या करना है, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक, यह कार्यक्रम कहाँ पे चलाया जा रहा है, उन जिलों में, उन जिलों के विकास खंडों में जहां पे क्या है, कम से कम 5% जनसंख्या क्या है, अनुसूचित है और जनजाति है। ठीक, वहां पे क्या कराया जा रहा है, यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के द्वारा कौन कौन से हैं, जैसे मीना मंच हो गया, ठीक, संगोष्ठी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, सिलाई और कढ़ाई हो गई। तो इन सब संस्था के द्वारा जो है बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है। ठीक, ये था आपका NPEGEL प्रोग्राम। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिएगा, बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। आपका जो बच्चों का मुख्य अधिकार है उसको हम देखते हैं। बच्चों के अधिकार से संबंधी मुख्य बिंदु निम्न है। तो पहला जो है वो देखते हैं, बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी बच्चों का क्या अधिकार है, बच्चों के अधिकार के लिए हम बच्चों के अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला है, बच्चों को माता पिता की इच्छा से विरुद्ध अलग ना करना है। अगर बच्चों का इच्छा नहीं है तो आप उनको उनके माता पिता से अलग नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करते हैं तो बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी ना करवाना। जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष नहीं है उनसे आप मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसे करवाते हैं तो बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक, अगला है आपका, बच्चों को जन्म के तत्काल पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। जैसे बच्चों का जब जन्म होता है तो उनका क्या करना चाहिए, तुरंत जन्म, जो जन्म पत्र होता है, प्रमाण पत्र होता है, उसमें उनको क्या करना चाहिए, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, ताकि उनको क्या हो जाए, राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाए। ठीक है,
अगला देखिएगा, प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा तथा नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार, यानी हर एक बच्चे को उनकी मातृभाषा, उनका नाम और उनका पारिवारिक नाम बनाए रखने का भी अधिकार है। तो ये चारों हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों का अधिकार। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कीजिए, यानी जो आपका शिक्षा के अधिकार अधिनियम है उसको उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। तो देखिएगा, ये थोड़ा सब है कि हमारे यहाँ कितने स्कूल हैं, कितने जो है टीचर्स हैं, तो सारी के सारे ब्यौरा यहाँ पे है। तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ोसी स्कूलों की परिकल्पना साकार करने हेतु बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, स्कूलों को और ज्यादा खोलने होंगे बड़ी संख्या में, ताकि बच्चे क्या हो जाए, जो भी बच्चे छूट रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से जो है बहुत कमजोर हैं, ठीक है, जाति वर्ग के कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन सब समस्याओं को दूर करने की वजह से क्या करना है, उन सब समस्याओं को दूर करना ही उत्तर प्रदेश का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि वह क्या करे, स्कूलों की परिकल्पना साकार करनी है तो बड़ी संख्या में क्या करें, नए स्कूल उसको खोलने होंगे। ठीक, इसके लिए क्या होगा, स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए जमीन निश्चित करने होंगे, है ना, जमीन निश्चित करने होंगे, वर्तमान स्कूलों की कायाकल्प ठीक करके गुणात्मक सुधार लाने होंगे। आपका पहला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए, बड़ी मात्रा में स्कूल को खोलना होगा। ठीक, सेकंड है आपका, स्कूल खोलने के लिए जमीन निश्चित करने होंगे, और अभी जो हाल ही में जो भी स्कूल चल रही है, वर्तमान में जो भी स्कूल आपके बने हुए हैं, उनको कायाकल्प ठीक करें, यानी उनका जो भी है मेंटेनेंस कराएं। ठीक है, स्कूल का कायाकल्प कराएं। कायाकल्प का मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उसको सही कराएं, वहाँ पे जो शिक्षण सामग्री है वो सब पूरा वहाँ पे प्रोवाइड कराएं। ठीक, हर चीज के बारे में स्कूल से संबंधित सारे गुणात्मक सुधार लाने हैं, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो गया, चाहे वो कॉपी किताब हो गया, चाहे वो खेल का मैदान हो गया, चाहे वो शिक्षण सामग्री हो गया, चाहे वो टीचर से संबंधित जो है चीजें हो गई। ठीक, अगला देखिएगा फिर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल, ठीक है, 2000 2349 नए उच्च प्राथमिक स्कूल व अन्य सुविधाओं का विकास करना होगा। यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए जो है आपको इतने सारे नए स्कूल खोलने होंगे। ठीक, ये तो आपका प्राथमिक स्कूल हो गया, और जो उच्च प्राथमिक स्कूल है यानी 6 से 8 तक जो है उच्च प्राथमिक स्कूल, वो 2349 स्कूल जो है उनका विकास करना होगा, जिसकी अनुमति जिसका अनुमानित व्यय, यानी जिसका एक जो है वह सोचा जा रहा है, यानी कितना खर्च आएगा इन सबको बनाने में, तो 3800 करोड़ है। यानी इतना स्कूल का निर्माण करने के लिए इतने करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस कानून को असली जामा पहनाने हेतु, यानी कहने का मतलब ये है कि इस कानून को, यानी आपका जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून है उसको पूरा अच्छे से स्टार्ट करने के लिए लगभग कितने टीचर्स की जरूरत है, तो 3,35, यानी 3,35 लाख नए प्राथमिक टीचर की तैनाती करनी होगी। इस डाटा से हमें पता चलता है कि इतने सारे अभी स्कूल की जरूरत है, इतने सारे टीचर्स की जरूरत है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि कोई वैकेंसी ही नहीं है। देख लीजिए, हमारे जो है पेपर वर्क पे कुछ और है और फील्ड वर्क पे कुछ और ही है। तो देखते हैं, अब फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विद्यालयों की संख्या निम्न है। अभी जो वर्तमान में है संख्याएं कितनी है वो देखते हैं। तो प्राथमिक स्कूल कितने हैं, 1,05,505 जो है क्या है, प्राथमिक स्कूल है। उच्च प्राथमिक स्कूल कितने हैं, 42,748, यानी चार चार नहीं 42,748। ठीक, अगला है आपका प्राथमिक स्कूल में कार्यरत टीचर्स, यानी प्राथमिक स्कूल में कितने टीचर्स हैं,
तो 2,01,705 आपके प्राथमिक स्कूल में टीचर्स हैं, ठीक। और उच्च प्राथमिक स्कूल में कितने टीचर्स हैं? 1,00,100,000 है नहीं, तो ये आपका 1 मिनट रुकिएगा। 100, हाँ, 1,09,889, ठीक। यानी 1,09,889 टीचर्स आपके उच्च प्राथमिक स्कूल में हैं, ठीक। अभी देखिएगा, प्राथमिक स्कूल में अभी जो है शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है? कम से कम 1,83 लाख टीचरों की आवश्यकता अभी है, प्रेजेंट टाइम में, ठीक। और उच्च प्राथमिक में कितनी शिक्षकों की आवश्यकता है? 1,17 लाख बच्चों की, सॉरी, शिक्षकों की आवश्यकता है। तो ये था सारा उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में अभी भी स्कूल को जो है खोलने चाहिए, क्योंकि बहुत जगह है कि जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। और वर्तमान टाइम में क्या कितना है वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो मिशनरी स्कूल था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी उसको हम देखेंगे। तो मिशनरी स्कूल की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है देखिएगा, कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय इन्हीं मिशनरियों को जाता है। जो आपका कक्षा शिक्षण प्रणाली है वह जो है, जो शुरू किया है, उनका श्रेय किसका जाता है? मिशनरी स्कूल, यानी मिशनरी स्कूल, मिशनरियों ने ही क्या किया था? कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। फिर से समझिएगा, जो मिशनरी स्कूल है उसकी क्या विशेषताएं हैं। जो कक्षा शिक्षण प्रणाली है इसको शुरू करने का श्रेय मिशनरियों को ही जाता है, ठीक। दूसरा है, मिशनरी स्कूलों में मॉडर्न शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक। अगला है, मिशनरी स्कूल के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं भी थी। आपका जो मिशनरी स्कूल है वहां पे, जो प्राथमिक स्कूल थे वहां पे शिक्षा का माध्यम क्या था? भारतीय भाषाएं थी, ठीक। अगला देखिएगा, मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। जो आपका मिशनरी स्कूल है वहां पे ईसाई धर्म की शिक्षा क्या दी जाती थी? अनिवार्य रूप से दी जाती थी, ठीक। अगला देखिएगा, इन स्कूलों में पाठ्यक्रम क्या था? व्यापक था। यहाँ पे क्या था? जो सिलेबस था वो वाइडर था, बहुत मतलब व्यापक, यानी ज्यादा था। उसमें भारतीय एवं अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ, यानी उसमें भारतीय भाषा भी था, अंग्रेजी भाषा भी था, और इसके साथ साथ क्या था? आपका इतिहास था, भूगोल था, गणित था, व्याकरण था और विज्ञान था। ये सब आदि विषय क्या थे जो है इस सिलेबस में सम्मिलित थी, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मिशनरी स्कूल की विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं प्राच्य पाश्चात्य पाश्चात्य वाद विवाद क्या है, ठीक है। देखते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो इसको हम पहले ये समझ लेते हैं कि प्राच्य क्या होता है और पाश्चात्य वाद क्या होता है। तो कम शब्दों में समझिएगा, जो आपके प्राच्य विचारक थे, यानी जो प्राच्य शिक्षावादी थे, वो क्या कहते थे? इन लोगों का कथन ये था कि भारतवासियों को, ठीक, प्राचीन भारतीय साहित्य की जो शिक्षा संस्कृति है, अरबी है, फारसी है, इन भाषाओं में क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। समझिएगा, जो ये प्राच्यवादी शिक्षावादी थे इनका कथन क्या था कि, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, उसका उधर लिख देंगे, कि भारतवासियों को क्या दी जाए? वासियों को, ठीक, भारतवासियों को जो है, जो शिक्षा देनी है, ठीक, भारतवासी को जो शिक्षा देनी है वो किसमें दे? भारतीय साहित्य में, ठीक। भारतीय साहित्य में दे, ठीक। अब भारतीय साहित्य में क्या हो, चाहे वो संस्कृत हो जाए, ठीक है, अरबी हो जाए, हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही हो कि बोल दे रहे हैं, फिर से समझ लीजिएगा, संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, ठीक है। तो इन सब माध्यम में क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। आई बात समझ में? और आपका जो पाश्चात्यवाद था, आपका जो ये पाश्चात्यवाद है, इसका क्या मानना था? इनका मानना ये था कि जो है देश में अंग्रेजी माध्यम, ठीक, देश में क्या हो? शिक्षा जो दी जाए वो अंग्रेजी माध्यम हो। क्या हो? अंग्रेजी माध्यम हो। आई बात समझ में? क्या हो? आपका अंग्रेजी माध्यम हो।
फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जो आपका प्राच्य पाश्चात्य वाद विवाद है उसको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि प्राच्य क्या है और पाश्चात्यवाद क्या है। तो जो प्राच्यवाद है, इसमें क्या थे कि ऐसे शिक्षा विचारक थे जिनका मानना ये था कि भारतवासियों को यानी हमारे देश में जो भी शिक्षा दी जाए वो किससे संबंधित हो, भारतीय साहित्य से हो। अब भारतीय साहित्य में वो संस्कृत भी आ जाता है, अरबी भी आ जाता है और फारसी भी आ जाता है। प्राच्यवाद जो शिक्षावादी थे उनका कहना ये था कि भारतवासियों को जो भी शिक्षा देना है वह किससे संबंधित हो, भारतीय साहित्य से हो, ठीक, संस्कृत का माध्यम हो, फारसी का माध्यम हो और अरबी का माध्यम हो। ये किसका मानना था कि प्राच्यवादी शिक्षक का मानना था या शिक्षावादी का मानना था। आपका जो पाश्चात्यवाद के विचारक थे उनका मानना ये था कि देश में जो शिक्षा देना है उसका माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो, ठीक। अब यही विवाद हम पढ़ते हैं कि यह विवाद कब शुरू हुआ था, कैसे क्या था, देखिएगा। प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद क्या है, तो देखिएगा, भारत में सन 1813 की आज्ञा पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था। यानी जो आपका 1813 का आज्ञा पत्र था उसके अनुसार जनसाधारण यानी लोगों की शिक्षा का प्रबंध कराना, यानी जो लोगों की शिक्षा थी उसके लिए उचित व्यवस्था करवाना कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्तव्य हो गया था, ठीक। और इस कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु और इस कर्तव्य को यानी इसको पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष यानी हर एक वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि 1813 की आज्ञा पत्र के अनुसार लोगों की जो शिक्षा है उसका उचित प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था और इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए यह क्या करते थे, 1 लाख की जो धनराशि थी उसको भी वह सुरक्षित कर दी गई थी पर वर्ष, यानी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, ठीक। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह धन किस प्रकार खर्च किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो आपका 1 लाख रुपए की धनराशि सुनिश्चित कर दी गई थी ये आपके आज्ञा पत्र में लिखा गया था, लेकिन यह धन जो आपका 1 लाख पर वर्ष है यह धन किस प्रकार खर्च किया जाना है यह जो है मेंशन नहीं किया गया था, ठीक। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हो गया। यानी आपका जो आज्ञा पत्र है उसमें यह बात नहीं लिखी गई थी कि यह 1 लाख रुपए की जो धनराशि है इसको हमें किस प्रकार से किस माध्यम से खर्च करना है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, अन्य प्रकार के प्रश्न जो है उठने लगे। तो जब प्रश्न उठे तो क्या हो गया, आपका विवाद शुरू हो गया, जिससे प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब दो लोग हैं और उन लोगों के बीच में मतभेद हो गया, आपके प्राच्यवाद के जो शिक्षावादी थे, पाश्चात्यवाद के जो शिक्षावादी थे, उन लोगों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। और मतभेद होने का कारण क्या था, जो आपके 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें ये लिखा था कि जो भी जनसाधारण की शिक्षा है उसका प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी कराएगी और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उस आज्ञा पत्र में लिखा था कि हर साल 1 लाख रुपए जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आज्ञा पत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया था कि ये जो धन है, ये जो 1 लाख रुपए है उसको हमें कैसे खर्च करना है, ठीक। फिर क्या हुआ, ये सब लोग क्या हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरह के तमाम प्रश्न उठने लगे और प्रश्न उठने के बाद क्या हुआ, विवाद शुरू हो गया और यही विवाद जो है आपका प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, सॉरी, इसमें देखते हैं विवाद का विषय भी क्या था, ये भी देख लेते हैं। जो विवाद हुआ था उसका विषय क्या क्या था, विवाद का विषय क्या था वो देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, ठीक, भारत में क्या था, अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम एवं साधना साधन होगा यहाँ, ठीक, साधना नहीं होगा, साधन क्या होना चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए। समझिएगा मेरी बात को पहले। आपका जो विवाद का विषय था उसमें क्या था कि भारत में क्या था, जो अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था, आपका जो अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था उसका लक्ष्य था, माध्यम और साधन क्या होना चाहिए।
ठीक, इन सब प्रश्नों को लेकर क्या हुआ कि अलग-अलग वर्ग बन गए, यानी अलग-अलग ग्रुप डिवाइड हो गया। जैसे मान लीजिए हम अभी हाल की बात कर लेते हैं। आपका एक जो है लेटर दिया गया कि हाँ, इस चीज़ के लिए हमें इतना हमने पैसा प्रोवाइड किया है। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं तो उनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। तो इनको लेके क्या हुआ, एक वर्ग ये कह रहा है, एक वर्ग ये कह रहा है, एक वर्ग ये कह रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो गया। ठीक है? उसमें जो 1813 का आज्ञा पत्र था, उसमें ये था कि 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन उसमें यह नहीं मेंशन कर दिया गया था कि कहाँ कैसे खर्च करना है। तो उसी सब बातों को लेकर जो विवाद हुआ, उसमें जो है 3 वर्ग बन गए। ठीक? यानी 3 वर्ग में लोग डिवाइड हो गए, 3 ग्रुप बन गया। ठीक? फिर से देख लीजिएगा विवाद का विषय। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो उद्देश्य था, ठीक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम एवं साधन क्या होना चाहिए, इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए। यानी जो प्रश्न उठ रहे थे, उसमें क्या होगा कि 3 लोगों का वर्ग बन गया शिक्षा के क्षेत्र में। पहला क्या था आपका, प्राच्य शिक्षावादी, यानी जो कह रहे थे कि भारत जो है, जो भी मतलब कि शिक्षा का साधन होना चाहिए, वो हमारा प्राचीन भारतीय साहित्य होना चाहिए। ठीक, और दूसरा आपका वेस्टर्न कल्चर, यानी जो मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। लोक भाषावादी। तो ये 3 ग्रुप क्या हुआ आपका, इस विवाद के बाद यह 3 ग्रुप में विभाजित हो गया। ठीक है, ये आपका हमारा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारतीय शिक्षा है, उसमें मैकाले का क्या योगदान है, उसको हम देखते हैं। तो भारतीय शिक्षा का मैकाले का योगदान, भारत की शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा है, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास का मार्गदर्शक मानकर चलते हैं, जबकि कुछ लोग मैकाले को भारत को दासता की जंजीर में जकड़ने हेतु उत्तरदायित्व मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय शिक्षा में मैकाले का योगदान था, उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हाँ, मैकाले ने बहुत अच्छा किया है, मैकाले की वजह से ही क्या हुआ है, भारतीय शिक्षा को क्या मिला है, एक नया मार्ग मिला है। ठीक, उसी की वजह से क्या हुआ है कि हम शिक्षा में इतना विकास कर पाए हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि मैकाले की वजह से जो है, भारतीय क्या थे उस समय, जंजीरों में जकड़े हुए थे। हालांकि हम सबको पता है कि जितने भी ब्रिटिश शासक थे, उनकी वजह से शिक्षा से संबंधित हमको लाभ भी मिला है और हमारी हानि भी हुई है, दोनों चीज हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे सिर्फ योगदान पढ़ रहे हैं, तो हम योगदान पढ़ेंगे। ठीक है, और वो अनजाने में ही क्या कर दिए, हमारे भारत का भला कर दिए गए, भारत का भला कर दिए हैं। ठीक, उन्हीं की वजह से आज हम अंग्रेजी शिक्षा को इतना आगे तक पढ़ पा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, अंग्रेजी के लिए बहुत उनको वो होता है कि अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदी को महत्व देना चाहिए। देखिए, वो बात सही है, लेकिन हमें और विकास करने के लिए इंग्लिश की भी क्या होनी चाहिए, उसका हेल्प लेना बहुत आवश्यक है, और वह हमारी आवश्यकता बन जाती है। अगर विकसित होना है तो हर चीजों को महत्व देना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं अब मैकाले का योगदान क्या है। मैकाले के विषय में अग्रलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। ठीक है, पहला है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना गया है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। यानी जो मैकाले है, उसको क्या माना जाता है, भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक। यानी उसने क्या किया है कि हमारे भारत को जो है शिक्षा के प्रति हमें मार्गदर्शक के रूप में वह हमें बनाया है। ठीक है, मतलब मैकाले ने हमें क्या किया है, पथ प्रदर्शक किया है। यानी शिक्षा के संबंध में मैकाले ने क्या किया है, अच्छी चीजों को भी वह किया है, इसलिए मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक का मतलब ये हो गया कि भारतीय शिक्षा को कैसे विकसित करना है, तो इसका मार्गदर्शक मैकाले ने किया था। ठीक, अब देखते हैं, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत कर दिए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीय हेतु सुलभ हो गया। कहने का मतलब ये है कि मैकाले का जो विवरण पत्र था, उसमें जो है प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खुल गए, क्योंकि
अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीय हेतु सुलभ हो गया। कहने का मतलब ये है कि मैकाले के विवरण पत्र में ये लिखा था कि पाश्चात्य ज्ञान क्या है कि उसमें अंग्रेजी को माध्यम बना दिया गया और उसमें क्या हुआ कि भारतीय ने उसको स्वीकृत किया और अंग्रेजी माध्यम को जब उन्होंने स्वीकृत किया तो क्या हुआ कि ये भारतीय के लिए ही क्या हो गया, अच्छा हो गया, यानी सुलभ हो गया, अनजाने में ही अच्छा हुआ, लेकिन आज क्या हुआ वो बहुत ही अच्छा हो गया। भले ही मैकाले ने या भले ही ब्रिटिश शासक ने अपने लाभ के लिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रोवाइड की थी, लेकिन वह क्या हुआ भारतीयों के लिए अच्छा ही हो गया, यानी सुलभ ही हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? जो जितने भी ब्रिटिश शासक थे उसमें से कुछ ही बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश शासक ने अपने फायदे के लिए ही भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रोवाइड की थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, इस तरह से भी पूछता है। भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो देखते हैं, भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड कर्जन का योगदान निम्नलिखित है। पहला है आपका विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन एवं उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। आपका जो लॉर्ड कर्जन है उसके द्वारा जो योगदान थे वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहला योगदान है विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन। ठीक, विश्वविद्यालय का क्या करना, पुनः संगठन करना और उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, यानी जो आपका उच्च शिक्षा माध्यमिक है, उच्च शिक्षा है, उसका लेवल क्या करना और ऊपर उठाना। ठीक, सेकंड है आपका माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि करना, यानी जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को और अच्छा बेहतर बनाना। ठीक है, अगला है आपका प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करना, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको और उन्नति करना। ठीक, चौथा है आपका मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास करना। ये सबसे मेन पॉइंट है, यानी भारतीयों की जो मातृभाषा है उसी को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का क्या करना और विकास करना। ये सबसे मेन योगदान पढ़ रहे हैं हम। ठीक, अगला देखिएगा कृषि प्रधान देश के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था, यानी कर्जन के द्वारा जो है एक मुख्य योगदान ये भी था कि आप सभी को पता है कि हमारा भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है। तो इसी को वह मतलब नजर में रखते हुए कृषि से संबंधित, ठीक, एग्रीकल्चर से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था भी कराया। किसने कराया? कर्जन ने कराया। तो कर्जन के ये सारे मुख्य योगदान थे। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। ठीक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी और इस मिशन का जो है महत्वपूर्ण कार्य था वो यह था कि जितने भी निरक्षर लोग हैं उनको क्या करना, इस प्रयास के द्वारा एक कड़ी में जोड़ना, यानी जितने भी लोग हैं जो निरक्षर है यानी जो पढ़े लिखे नहीं है उसको उनको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रयासों के द्वारा उनको शिक्षित करना, ये जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, 1991 में साक्षरता का जो प्रतिशत 52.51 था वह 2011 में बढ़कर 74.04 हो गया। ठीक है, पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि का अध्ययन करें। अच्छा, ये तो वृद्धि जो है हुई, यहाँ पे होगा हुई। ठीक, देखिएगा जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी स्थापना 5 मई 98 को हुई थी और इस मिशन के द्वारा यह था कि जो भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो निरक्षर हैं, उनको इस मिशन के द्वारा क्या करना, शिक्षित करना।
आपका 98 में यह शुरू हुआ था, ठीक। और 1991 में जो साक्षरता का जो दर था वो 52.51 था, लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई उसमें जो है यह जो साक्षरता की दर थी वो क्या हो गई, बढ़कर 74.04 हो गया। तो यह जो मिशन था उसके द्वारा जो है साक्षरता दर क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, पुरुषों और स्त्रियों की, यानी पुरुषों की और स्त्रियों की दोनों की साक्षरता वृद्धि क्या हुई थी, साक्षरता दर वृद्धि हुई थी। आई बात समझ में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यही था। इसकी स्थापना 5 मई 1988 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो भी महिला पुरुष निरक्षर हैं उनको इस मिशन के द्वारा शिक्षित करना, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आया था, ठीक। 1991 में जो दर आपका 52.51 था वही 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 74.04 हो गया। और पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। आई बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगला, ये देखते हैं, फिर से देखते हैं अगला। इसी में है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही, आपका जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जब स्थापना हुई थी उसके बाद ही केरल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लिया था, तो वो कौन है, केरल है। तो वही कहा जा रहा है जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी जब स्थापना हुई थी तो उसके बाद आपका जो केरल राज्य है उसने क्या किया था, पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, ठीक। इस मिशन के द्वारा अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है तथा इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो रहे हैं, ठीक। आई बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए, यानी जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है इसमें जो कार्य हो रहे हैं उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहली समस्या हम पढ़ते हैं, समय एवं धन का अपव्यय, ठीक। समय एवं धन का अपव्यय, देखिए इसमें क्या है, सरकारी स्कूलों में भी निजी विद्यालय के समान प्रारंभ में संपूर्ण ध्यान नामांकन पर होता है, मगर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चे निजी विद्यालयों की तरह नियमित नहीं आते। वे विद्यालय छोड़कर लंबी अवधि के लिए रोजगार, परिवार की जरूरत और अन्य कारणों से अपने मूल स्थान से पलायन भी कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है इसके अंतर्गत क्या था कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक। लेकिन ये जो कार्य चल रहा है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। पहला समस्या क्या है कि समय धन का अपव्यय, ठीक। इसके इससे समझिएगा क्या है कि सरकारी स्कूल जो है, ठीक, सरकारी स्कूल जो है उसमें एडमिशन होता है, शुरुआत में तो क्या होता है, एडमिशन होता है, जैसे निजी विद्यालय यानी प्राइवेट विद्यालय में होता है। देखिएगा, जैसे प्राइवेट स्कूल है आपका, ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक। प्राइवेट स्कूल हो गया आपका, गवर्नमेंट स्कूल हो गया। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या होता है, एडमिशन होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, रेगुलर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे फिर क्या हो जाते हैं, नियमित नहीं रहते, यानी रेगुलर नहीं आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे जो है स्कूल को छोड़कर लंबे समय तक के लिए कहाँ चले जाते हैं, कम से कम वो रोजगार के लिए चले जाते हैं। परिवार की अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उनकी जो भी जरूरतें होती हैं उनके कारण, उन्हीं के कारण से क्या करते हैं, वो स्कूल से पलायन कर जाते हैं, ठीक। यहाँ पे ये कोई तुलना नहीं की जा रही है, बस ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आपकी निजी स्कूल में एडमिशन होते हैं उसी प्रकार से प्राइवेट, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन होते हैं। तो फिर से समझिएगा, समय एवं धन का अपव्यय क्या है कि जैसे सरकारी स्कूल में भारी मात्रा में क्या होता है, एडमिशन हो तो जाता है लेकिन बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं और वो क्या करते हैं, स्कूल जो है छोड़ कर कमाने के लिए चले जाते हैं। परिवार की अगर हालात नहीं ठीक होते हैं तो उनकी वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे स्थान पे व्यवसाय के लिए चले जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा दूसरा जो है आपका कारण, प्राथमिक स्तर पर ध्यान में कमी, ठीक। प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, ध्यान में कमी होता है, उससे समझिएगा। भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। पहली समस्या क्या है, पहली पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा और दूसरी प्राथमिक शिक्षा में पहली दूसरी कक्षा की उपेक्षा, यानी आपका जो प्राथमिक स्तर पर ध्यान में कमी।
देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जो होते हैं ना, उनको जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, उसमें कमी आती है। यानी वो उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी ही नहीं जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। और इस कमी को भी दूर करने के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं होता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह नहीं ग्रहण किया है, तो उसको क्या होता है, सीधा उसका 1 में एडमिशन कराया जाता है, तो उसको 6 महीने तक क्या किया जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ठीक, ये था आपका। तीसरा है आपका वास्तविकता से परे। तो इसमें देखिएगा, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में खास प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले प्राथमिक शिक्षा जो भी समस्या है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भी समाधान किए जा रहे हैं, उनका जो है खास समाधान निकल नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं प्राथमिक शिक्षा को देने में बच्चों को, उसका अच्छे से जो है समाधान नहीं निकल पा रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो और जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को क्या करना है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करना है। तो इसमें क्या है आपकी, तो कुछ जो है मुश्किलें आती हैं, उसी का क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए, तो वही हम लोगों ने पढ़ा है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ तरीके से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हालांकि आपको क्लास कैसी लगी है, आप बताइएगा जरूर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो दो अभी मैंने आपको बताया था क्लास के बीच में, जो दो क्लास हैं, ठीक है, प्रोग्राम वाली यानी योजनाएं वाली, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। आप तुरंत जाके उसको देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ये पहली क्लास है और जो दूसरी क्लास होगी वो इससे भी अच्छी होगी। उसमें मैं आपको सारी जो समिति है, चाहे वो कोठारी आयोग हो, चाहे वो यशपाल समिति हो, सबको बिल्कुल शॉर्ट नोट पढ़ाऊंगी। सारी चीजें एक पास में रहेगी, ठीक है, कि इनका गठन इस समय हुआ, इसका इस समय हुआ। ठीक, एक तो हम ये पढ़ेंगे और सारी योजना से संबंधित कि आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब मतलब स्थापना हुई, 1906, मतलब और आपका क्या है कि बीईपी का फुल फॉर्म क्या है, जितनी भी मेन मेन चीज है, डायट का मुख्य कार्य क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक जगह ले आके फिर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पहली क्लास आप देखिएगा, दूसरी क्लास आपको दूसरी क्लास कल करा दी जाएगी। ये 2 क्लास आप कर लीजिए और बाकी का जो मैंने अभी बताया है वो कर लीजिए। आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और, सभी बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि सभी बच्चे मुफ्त में शिक्षा ले पाए और अच्छे नंबरों से पास हो पाए विदाउट एनी बैक। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में मन लगा के पढ़ते रहिए।